हेलो एवरीवन। तो इस जरा सा बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया प्रॉपर्टीज़, उसके बाद समेशन है। ठीक है, तो अभी हम लोग जल्दी से प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो पहले तो वो देखते हैं इसमें दो जी के साथ हम लोग एल्जेब्रा करते हैं। तो अगर ये दो जी हमारे सामने लिख रखी हैं और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करोगे तो पहले टर्म क्या हो जाएगा? A1 A2। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? A1R A2 R2, है ना, A1R1 A2 R2। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A1R1 का स्क्वायर एंड A2 R2 का स्क्वायर। राइट, ऐसे चलता रहेगा ये। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट टर्म बन चुका है A1 A2। नेक्स्ट टर्म जो तुम्हारा बन गया है ना, वो ये बन गया। मतलब बेसिकली ये जो हमारे पास आ गया, इसको रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 R1 R2। यानी कि अगर तुम देखोगे तो यहाँ से यहाँ जाने में R1 R2 का क्या हो गया है? मल्टीप्लिकेशन हो गया है। एंड सिमिलरली अगर तुम यहाँ देखोगे, इसको भी अगर मैं थोड़ा बहुत रीअरेंज करूँ तो A1 और A2 को मैं साथ में लिख लेता हूँ, ठीक है, और R1 R2 को एक तरफ। तो A1 A2 और यहाँ लिखा होता R1 R2 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में R1 R2 फिर से एक बार मल्टीप्लाई हो गया है। यानी कि जब मैंने दो GPs को मल्टीप्लाई किया तो उनका जो कॉमन रेशियो था वो मल्टीप्लाई हो गया। तो ये डेफिनेटली एक GP है, पहली बात तो ये। और कॉमन डिफरेंस क्या, कॉमन रेशियो क्या हो गया इसका? R1 R2। अगर मैं इनको डिवाइड कर लूँ तो A1/A2, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? A1R/A2 R2, ठीक है ना, A1R1/A2 R2। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? A1A2, ठीक है, सॉरी, A1R1 का स्क्वायर, है ना, फिर R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? तुम देख पा रहे होगे कि ये किससे मल्टीप्लाई हुआ? ये मल्टीप्लाई हुआ R1/R2 से। फिर ये किससे मल्टीप्लाई हुआ? ये मल्टीप्लाई हुआ R1/R2 से फिर से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये फिर से एक जीबी बन गया जिसका वो क्या है? R1/R2। ठीक है, तो ये दो दो के लिए तुम बोल सकते हैं। और कॉमन सेंस की बात है, अगर तुम इनको ऐड कर दोगे, यानी कि अगर तुमने A1 + A2 कर दिया, तो यार कॉमन सेंस की बात है कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या बनने वाला है? नेक्स्ट टर्म बनेगा A1R1 + A2 R2 + A2 R2। और तुम देख पा रहे होगे कि ये डेफिनेटली जीबी नहीं है और सिमिलरली माइनस वाला भी नहीं होगा। तो इसीलिए सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ही अलाउड है जीबी में, ठीक है ना। तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा, तो इतनी बात हमारी हो गई। दूसरी बात जो है वो है कि कांस्टेंट के साथ अगर तुम्हें देखना है ना, कि के साथ में क्या क्या कर सकता हूँ, तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि तुम के को ना तो प्लस कर पाओगे ना माइनस कर पाओगे, है ना। अगर तुम्हें कोई एक जीबी दे दे, मान लो इस टाइप से कि A AR, है ना, AR का स्क्वायर AR का क्यूब, इस ऐसे तुम्हें कोई जीबी दे जाए और तुम इसमें के को प्लस या माइनस कर दो, तो फिर वो जीबी नहीं रहेगी, है ना। समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब मैंने ऐसे कर दिया KA, ठीक है ना, KAR स्क्वायर KAR क्यूब, देन ये पक्की बात है कि ये क्या है? ये एक जीबी है। ये जीबी क्यों है? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में अभी भी आ रही है कांस्टेंट। तुम देख पा रहे होगे कि अभी भी जो उसका कॉमन रेशियो है वो अभी भी क्या रहा? वो अभी भी आर ही रहा, क्योंकि तुम्हारा जो फर्स्ट टर्म है वो KA बन गया, ठीक है ना, KA। तो अभी भी आर ही रहा। तो अगर तुमने के से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो तुम्हारा कॉमन रेशियो क्या रहेगा? अभी भी आर रहेगा। अब ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है क्या? नहीं, तुम्हें ये याद नहीं रखनी। तुम्हें बस ये समझ में आनी चाहिए। अगर हाथ के हाथ क्वेश्चन में अगर कभी पूछ लिया गया तो मैं हाथ के हाथ डिराइव कर लूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि वैसे तो तुम भूल जाओगे। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड ये है कि अगर तुम उसको mth पावर पर रेस कर दो, जैसे तुम्हारे पास a था, यहाँ पे तुम्हारे पास a था, तो a की पावर m कर दिया, मान लो a की पावर n कर दिया मैंने। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने ये करा, a r की पावर n, यहाँ पर भी मैंने ये करा, a r स्क्वायर की पावर n, फिर a r क्यूब की पावर n, और ऐसे करते करते मैंने सारे टर्म्स में किया। तो क्या ये जीपी है? तो मैंने कहा हाँ है। कैसे? देखो, इधर से इधर जाने में क्या हुआ? ये क्या हुआ? अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो ये लिखा हुआ है a की पावर n एंड r की पावर n, यानी कि ये तो एज इट इज़ रहा। यानी कि क्या मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे? r की पावर n को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या करा? इधर भी यही हुआ। इधर भी कोई ज़्यादा कुछ महान चीज़ नहीं हुई है। इसको अगर लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, a की पावर n r की पावर 2n। तो देखो a की पावर n अभी भी वही रहा क्योंकि वो फर्स्ट टर्म है, और यहाँ से यहाँ जाने में फिर से r की पावर n मल्टीप्लाई हो गया। यानी कि अगर तुमने उसको nth पावर पर रेस कर दिया तो अब तुम्हारा कॉमन रेशियो क्या हो गया? r की पावर n हो गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है इसमें, वो होती है लॉग ले लो। तो अगर तुम लॉग ले लोगे तो क्या आ जाएगा? लॉग a, है ना, इसकी बात कर रहे हैं इसके लिए। लॉग a, फिर क्या आएगा? फिर आएगा लॉग a + log r, ठीक है ना। इस वाले के लिए आएगा ना log a + log r। फिर उसके लिए क्या आएगा? उसके लिए आएगा log a + 2 log r। फिर इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए आएगा log a + 3 log r। क्या तुम देख पा रहे हो क्या बन गया? ये भाई साहब बन गई तुम्हारी एपी। ये तुम्हारी एपी बन गई, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? जिसका फर्स्ट टर्म है log a, और उसका कॉमन डिफरेंस यानी कि d क्या है? d है साहब log r। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक बार मेंस में पूछ चुका है वो कि मैंने लॉग ले लिया है पूरी जीपी का, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। मतलब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा था डेफिनेटली मेंस ने, क्योंकि मेरे सबसे उस टाइम पर भी कोई मतलब
लॉग लेना कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली तुमको दिख रहा है हर चीज़। अब एक वाली प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, है ना, जो हम लोगों ने उसमें भी पढ़ी थी समेशन वाली, कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इस टाइप की चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी बहुत सारी, तुम्हें याद होगा, है ना, वो एपी के अंदर। पर वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी थी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस चीज़ के ऊपर। पर यहाँ पे मैं सच बता रहा हूँ, तुम IIT की शीट खोल के देख सकते हो, जिसमें IIT की जो रियल क्वेश्चन है वो तुम देख लेना, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं इसके ऊपर। ठीक है, तो कोई टाइम वेस्ट करने का मेरा मन है भी नहीं, मैं तुम्हें बस जल्दी से पॉइंट लिखवा देता हूँ, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, छुट्टी। फिर हम आ जाएंगे सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन में, जिसका नाम है समीशन। समीशन जो है वो इतना आता है ना IIT में, मतलब भर भर के जीपी के ऊपर, तो वो दिखाऊंगा तुमको। खैर, तो पहले तो मैं ये वाला दिखा दूँ। जैसे हमारे पास सिंपल रखा हुआ है ए, है ना, ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब, ए आर की पावर 4, थोड़ा आगे के भी टर्म्स ले लेते हैं, तो ए आर की पावर, ठीक है। तो ये मेरे फाइनल टर्म्स हो गए। कितने टर्म्स लिखे हुए हैं ये n टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा A1 है ना, ये तुम्हारा A2 है, ये तुम्हारा A3 है ना, ये तुम्हारा A4 है, ये A5 है, फिर ये आखिरी टर्म है AN, फिर ये AN-1 टर्म है, एंड ये मेरा AN-2 टर्म है, ठीक है ना। इस टाइप से हमारा पूरा हिसाब किताब चल रहा है। तो उनने मतलब प्रॉपर्टी ये है कि अगर तुम पहले वाले टर्म को आखिरी वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो A इंटू AR⁻n-1, ठीक है, then that will be equal to AR into this। मतलब AR बोल रहा हूँ, पर मतलब इसको ऐसे लिखने से अच्छा मैं पहले तुम्हें उस फॉर्म में लिखवाता हूँ, यानी कि A1 है ना, A1 AN इक्वल्स टू A2 AN-1, देन A3 AN-2। और अभी भी सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन को पहचानने का तरीका क्या है, देखो 1 + n, यहाँ देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, n-1 + 2 n+1, n-2 + 3 n+1, ठीक है। तो जो मतलब पता है, इसलिए हम लोग को इस बार बहुत कम टाइम लग रहा है, क्योंकि AB में पहली बार सीखा था वो सब, ठीक है। खैर, तो ये हमारा इस टाइप से चलता रहेगा। अब कोई बोलेगा ऐसा क्यों हुआ, तो तुम कर सकते हो, मैंने सिंपल जनरल लिया है तो प्रूव कर सकते हैं हम लोग। तो A1 × AN करोगे तो क्या आएगा, A1 × AN होता है A × A R⁻n-1, यानी बेसिकली हो गया A² R⁻n-1, ये मेरा पहला है। अब इसकी बात कर लेते हैं, है ना, तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो AR है ना, ये तुम्हारा A2 है, व्हाट इज AN-2 दिस, तो दैट इज AR⁻n-1, सॉरी n-2, राइट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया A² R⁻n-1, लो इसी के तो बराबर आ गया। सिमिलरली तुम इसको देखो, इसमें भी यही होगा। मतलब हो क्या रहा है एक्चुअल में, तुम ऐसा समझो, पहले तुमने मतलब तुमने यहाँ से तुम R निकाल रहे हो और इसको दे रहे हो, तो वो कांस्टेंट आ जा रहा है इस चक्कर में बार बार, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस की बात है, मतलब काफ़ी लॉजिकल बात है। देखो A3 में क्या हो रहा है, A3 और अगर तुम AN-2 को ढंग से देखोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है AR⁻n-3, यानी तुमने ऐसे मान लो n-1 था तुम्हारे पास, उसमें से तुमने 2R निकाल लिए और 2R निकाल करके इसको पकड़ा दिए, ठीक है। तो अब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो A3 से, तो A3 क्या होता है, A3 होता है AR²। अरे तो बात तो वही है, कर तो वही रहे हो, यहाँ पे ए के पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ R⁻n-1 यहीं पे था। पर अब क्या हुआ, नेक्स्ट वाले में क्या हुआ कि R तुमने यहाँ से तोड़ करके यहाँ दे दिया, तो ये बन गया, ठीक है। लेकिन आंसर तो वही आएगा, तोड़ करके उधर ही तो दिया है, रहेगा तो सब कांस्टेंट ही, है ना। एक डिब्बे के अंदर तुम टेबल इधर रख दो उधर रख दो, है ना, उसका मोमेंटम सब सेम रहता है अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, ठीक है। तो बिल्कुल उसी टाइप की चीज़ हो रही है कि कंजर्वेशन ऑफ एक्सपोनेंट चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि तुम देख पा रहोगे यहाँ पर भी एक्सपोनेंट n-1 था, यहाँ पर देखो 1 + n-2, फिर से n-1, यहाँ देखो 2 + n-3, फिर से n-1, ठीक है। तो इसका आंसर भी आ गया A² R⁻n-1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया इस चीज़ का। और तुम्हें तो क्या याद रखना है, तुम्हें तो ये चीज़ याद रखनी है सिर्फ, ठीक है। तुम्हें बेसिकली बस ये याद रखना है कि इक्वल डिस्टेंट जो टर्म्स रहेंगे तुम्हारे वो हमारे इक्वल रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई। अब इसके ऊपर बेस करके एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तुमको। अच्छा, तुम सोच रहे हो अच्छा वो वाली प्रॉपर्टी नहीं कराई इस बार, कौन सी वाली, वो मैं तुम्हें कराई थी AM वाली, कि अगर तुम स्टार्टिंग के 3 टर्म्स ले लो और बाद के 3 टर्म्स ले लो तो उनका AM जो है वो बराबर आता है हर एक के, तुम्हें याद है, वो वाली प्रॉपर्टी कराई थी मैंने। तो यार वो यहीं से तो आती है वैसे भी, तो GM में भी तुम वैसे ही कर सकते हो। उससे पहले मैंने तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी कराई थी जो तुम्हें याद आनी चाहिए, वो थी ये वाली, कि अगर A1 A2 A3 A4 A5 ये एक GP है, ये मुझे पता है कि एक GP है, तो A1 A3 ये भी क्या होगी, GP होगी। क्यों होगी, तुम देख सकते हो। A1 क्या है, A1 है A3 क्या है AR², यानी यहाँ से यहाँ जाने में R² का जंप आ गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन आ गया बेसिकली, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं A3 से डायरेक्टली A5 पे जा रहा हूँ तो फिर से R² का जंप आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मैं जाऊँ A1 से, मान लो मैं गया A5 पे, ठीक है, तो यहाँ तुम देख पा रहे हो 4 का जंप आ रहा है, फिर A9 पे, है ना। तो ये भी क्या बन गई, ये भी तुम्हारी क्या बन गई, GP। कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। कोई बताएगा इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, इसका कॉमन रेशियो होगा R⁴ ये मैंने कैसे निकाला, 1 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का, तो इसका कॉमन रेशियो हो जाएगा R⁴। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा R²। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो अभी भी है ही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अपने को,
ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया। अब मैं फटाफट से तुम्हें वाली प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि अभी भी वो चीज़ वैलिड है जो हम लोगों ने वहाँ पढ़ी थी ना एम में, कि स्टार्टिंग के 3 टर्म ले लो, बाद के 3 टर्म ले लो और उनका एम ले लोगे तो वो बराबर हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट टर्म के। तो वो चीज़ यहाँ पर भी वैलिड है, तो वो लिखवाता हूँ तुमको। हाँ, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था कुछ इस टाइप का, कि जैसे मानो तुम्हारे पास ये जीपी लिखी हुई है A1 A2 A3 A4, ऐसे करते मान लो AN-4 AN-3 AN-2 AN-1 AN। ठीक है, चलो 5 तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर मैं इनका जीएम लूँ, मैं फर्स्ट और आखिरी टर्म का मैं जीएम ले रहा हूँ, जीएम, तो जीएम क्या होगा A1 AN होल की पावर 1/2। ठीक है, तो ये बराबर होगा A2 AN-1 की पावर 1/2 के, यानी कि इसको अगर तुम इससे मल्टीप्लाई कर दो, सिमेट्रिक के टर्म्स हैं, तुम देख भी पा रहोगे n-1 + 2 n+1 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये सिमेट्रिक तो है ही। ठीक है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, तो यार ये अब तो ये प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ये लो ना, अरे जब A1 AN इसके बराबर है तो इसका अगर तुम होल की पावर 1/2 कर दोगे दोनों तरफ, तो वो भी तो बराबर रहेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो वो तो बराबर आना ही था, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। ठीक है, इतनी बात तो मैं समझ में आ ही रही होगी ना कि ये A3 AN-2 इसकी पावर 1/2 करोगे तो वो भी सेम आएगा। सिमिलरली A4 के लिए क्या होगा AN-3 होगा, राइट, 1/2। तो ये ऐसे तो चलते ही रहेगा, पर क्या ये इसके बराबर भी होगा, किसके बराबर, सुनो A1 A2, मतलब मैंने स्टार्टिंग के 2 टर्म्स ले लिए और मैं आखिरी के 2 टर्म्स ले रहा हूँ, तो आखिरी के 2 टर्म्स क्या हो जाएंगे AN-1 AN की पावर 1/4, क्योंकि यहाँ पे 4 थे तो उसका जीएम ले लिया बेसिकली। तो वो बोलेगा ये एकदम इंट्यूटिव तो लग नहीं रहा, मतलब एकदम समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा मेरी बात सुनो, समझ में आ जाएगा। A1 × AN, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, इनको एक साथ लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज A2 × AN-1, व्हाट इज A2 × AN-1, ये तो इसी के बराबर होता है, तो फिर से यहाँ पे क्या आ गया A1 AN की पावर 1/4, यानी कि ये कितना हो गया A1 AN का स्क्वायर हो गया बेसिकली, ये तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर उसका स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर की पावर 1/4 है, यानी कि A1 AN की पावर 1/2। अरे यार इसने काट दिया, 2 कर दिया इसको, तो यानी कि ये जो है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। और अगर ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई तो बस बात खत्म हो गई, फिर तुम जहाँ चाहे वहाँ एक्सटेंड कर दें इसको, तुम आगे के 4 टर्म्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तुम 3 टर्म ले लो, चलो A1 A2 A3, ठीक है, फिर AN-2 AN-1 AN, कितने हो ये 1/6। ठीक है, तुम 5 टर्म ले लो A1 A2 A3 A4, अच्छा ऐसा भी नहीं कि तुम्हें यही लेने हैं, तुम कुछ और भी ले सकते हो, मतलब चलो मैं ऐसे ले लेता हूँ A1 A3 A5, पर अब जो लोगे टर्म्स वो इसके कोरिस्पॉन्डिंग लेना, जैसे A1 के कोरिस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए AN आना चाहिए, A3 के कोरिस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए AN-2 आना चाहिए, और A5 के कोरिस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए AN-4 आना चाहिए। कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6, तो बस फिर से 1/6, ये भी इसी के बराबर आएगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, देखो A1 को जब तुम A1 को जब मैं AN से करूँगा तो एक A1 × AN का पेयर बन गया, यहाँ पर चल पहले वाला समझा देता हूँ, तो A1 AN का पेयर बन गया, फिर A2 AN-1 का पेयर बन गया, फिर ये वाला पेयर बन गया, तो 3 पेयर बन गए, 3 पेयर यानी कि A1 AN की पावर 3, और उसकी भी पावर क्या है 1/6 है, तो फिर से क्या आ गया 1/2 आ गया। यहाँ पर भी ये हो रहा है A1 और AN का एक पेयर बन गया, A3 और AN-2 का एक पेयर बन गया, और इसका एक पेयर बन गया, तो फिर से क्या हो गया A1 AN की पावर 3 उसका क्यूब हो गया, और उसकी पावर 1/6, तो फिर से क्या आ गया 1/2। ठीक है, तो ये सब उसके बराबर होंगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है कि स्टार्टिंग से तुम ले लो और एंडिंग से ले लो तो सेम आता है। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फॉर अ GP TM = 1/n², TN = 1/m², फाइंड TM + n/2। अच्छा, ये निकालना है हमको, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो सुनो, मैंने अच्छा वैसे तुम्हारे साथ मिडिल टर्म भी अभी डिस्कस नहीं किया है, तो अभी मैं डिस्कस कर लूँगा, मतलब कोई ज़्यादा महान इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है वो, फिर भी चलो कोई बात नहीं है। तो हम बोलेंगे कि अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज़ रखी थी कि n इज़ ग्रेटर देन m, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि n बड़ा है m से, तो इतनी बात तो मैं नॉर्मली बोल सकता हूँ कि पहले TM आएगा, फिर बीच में कुछ टर्म्स होंगे, और फिर बीच में आएगा TM + n/2। ठीक है, फिर कुछ टर्म्स होंगे फिर कुछ टर्म्स आएंगे, और फिर TN आएगा, क्योंकि मुझे दे रखा है कि n जो है m से बड़ा है, तो ये बात तो समझ में आ ही रही होगी। हाँ, बीच में कुछ टर्म्स आएंगे, ये बात सच है, बीच में कुछ टर्म्स आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे तो अब मैं क्या करूँ, मतलब चलो TM आया, फिर कुछ बहुत सारे टर्म्स आ गए, फिर TMn+/2 आया, फिर कुछ टर्म्स आ गए, फिर TN आ गया, तो यहाँ पे एक बड़ी गजब की चीज़ हो रही है। देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, m + n/2 - m, व्हाट इज दैट इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू n - m/2। ठीक है, अब जरा इन दोनों का डिफरेंस देखो, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा n - m + n/2।
2, राइट है। तो डिफरेंस क्या हो गया 2n-1, यानी कि फिर से आ गया n माइनस m बाई 2। और ये बिल्कुल इस टाइप की बात हो गई, जैसे मानो टी एम को तुम ऐसे मान सकते हो, मानो ऐसे लिखा हुआ है T1 T5 एंड T9, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 4, और इसका डिफरेंस भी कितना आ गया 4। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों टर्म्स किस में हैं, ये तीनों टर्म्स जीपी में है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी ये बोलूंगा कि टीएम और टीएम एन प्लस बाई 2 में डिफरेंस कितना आ रहा है एन माइनस एम बाई 2, जस्ट लाइक यहाँ पे कितना आ रहा था 4। फिर बीच वाले और इस वाले टर्म में भी फिर से क्या डिफरेंस आ रहा है एन माइनस एम बाई 2, तो दोनों में डिफरेंस 4 आ रहा है। तो ये तीनों टर्म्स अगर मैं बीच के हटा दूँ, यहाँ से मैंने बीच के टर्म हटा दिए, तो ये अकेले तीनों टर्म्स जो हैं, ये अकेले तीनों टर्म्स जो हैं, अब मैंने सब कुछ हटा दिया, सिर्फ ये तीन टर्म्स की बात चल रही है, ये एंड ये तीनों टर्म्स भी किस में होंगे, जीपी में होंगे। और अगर ये जीपी में हो गए तो बीच वाला बंदा जो है वो जीएम हो जाएगा साइड वालों का। तो ये जाएगा किसके बराबर, इसके बराबर टी एम डॉट टी एन के बराबर, सॉरी इसका स्क्वायर जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज टी एम है तुम्हारे पास 1 बाय, देखो टी एम हो जाएगा 1/m² इंटू, है ना, ये आ जाएगा 1/m² 1/n², ये आ जाएगा बेसिकली, और उसका स्क्वायर था तो बेसिकली टी एम प्लस एन बाय 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा, यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो इसका रूट हो जाएगा, यानी कि 1/m, है ना, ये आ जाएगा 1/mn। ये अपने पास फाइनल आंसर हुई गवा, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब तुम सोच ही रहोगे यार इसका मिडिल टर्म भी निकलवा ही देते ना, तुमने मिडिल टर्म क्यों नहीं निकलवाया। तो तुम्हें मिडिल टर्म का लॉजिक तो समझ में आ गया ना, यहाँ से एक तरीके का मिडिल टर्म ही था। तो अगर मुझे मिडिल टर्म निकलवाना है तो चलो मिडिल टर्म निकालने से पहले एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर सम ऑफ जीपी करेंगे। तो एक क्वेश्चन अलग से लिख लिया। तो क्वेश्चन है कि तुम्हारे को दे रखा है A1 A2 A3 ऐसे करते करते A24 तक एक जीपी दे रखी है तुमको। क्या दे रखा है, एक जीपी दे रखी है। बोला गया है तुमसे कि A1 A2 A7 A18 A23 A24 ये 64 के बराबर है, ये 64 के बराबर है। अब पूछा गया है A1 A2 A3 A4 ऐसे करते करते A24 इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को देख के ना डरना नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि तुमने अभी ये चीज़ पढ़ी थी, कहाँ गया वो, ये रहा, ये याद आ रहा है A1 से लेकर AN तक हमारे पास टर्म्स थे, तो मैंने स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स ले लिए थे और बाद के कुछ ले लिए थे। और मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता था कि A1 A2 और यहाँ मैंने रैंडमली कुछ उठा लिया था, क्या उठाया था A5 था ये, राइट। तो A1 A2 A5, तो बस A5 के कोरिस्पॉन्डिंग उसका पेयर ढूंढना होता है। कैसे ढूंढते हैं पेयर, जैसे अगर तुम्हारे पास A5 है तो इसका पेयर क्या था, इसका पेयर था AN-4। तो बेसिकली ये जो था इनका सम जो है वो n+1 आना चाहिए। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, उसने फिर से तुम्हें प्रोडक्ट दे दिया बेसिकली। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम फिर से ये बोलेंगे, देख भाई 1 का कोरिस्पॉन्डिंग क्या होगा 24, 2 के कोरिस्पॉन्डिंग क्या होगा 23, 7 के कोरिस्पॉन्डिंग क्या होगा। अब तुम्हें निकालने में दिक्कत होगी, तो मुझे पता है कि 24 है, तो 24 का एक बड़ा यानी कि 25, तो 7 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि 25 आ जाए, यानी कि बेसिकली कितना हो गया 25 माइनस 7 यानी कि 18। ठीक है, और ये तुमको दे रखा है यहाँ पे A18, यानी कि ये तीनों क्या हैं, ये तीनों क्या लिखूँगा, ये तीनों तो एक दूसरे के पेयर हैं, यानी ये लिखा हुआ है A1 A24 का क्यूब लिखा हुआ है ये तो, और ये 64 है। व्हाट इज 64 खुद अपना 4 का क्यूब है, यानी कि A1 A24 ये क्या है, ये 4 के बराबर है और क्या। ठीक है, अब तुम बोलोगे अच्छा अब क्या करें, तो मैंने कहा सुन मेरी बात, A1 और A24 एक पेयर हो गया, फिर A2 और यहाँ पर एक A23 होगा, राइट है, ये बात समझ में आ रही है। फिर A3 जो है वो A22 के साथ मिलेगा, फिर A4 जो है वो A21 के साथ मिलेगा। ऐसे करते 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 सारे पेयर बन जाएंगे। कितने पेयर बनेंगे, 12 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 12 पेयर्स बनेंगे। अगर 12 पेयर्स बन गए तो दैट मीन्स कि A1 A24 के 12 पेयर्स बन गए, यानी कि उसकी पावर 12। दैट मीन्स द आंसर इज 4 की पावर 12 यानी कि 2 की पावर 24। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब मेरे पास ना जब मतलब अगर क्वेश्चन पहली बार किसी को दोगे तो उसका एक डाउट हो सकता है कि चलो पेयर तो तब बन गए ना जब तुम्हारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स थे। मान लो यहाँ पे 24 ना होकर के 25 होता, मैं क्वेश्चन को हल्का सा मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे 25 होता और इसको फिर चेंज करना पड़ेगा, तो 25 है, तो 25 ये हो गया 24, और फिर 7 के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, 19 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करें, अब अगर ये क्वेश्चन देखोगे तो अब क्या इसका आंसर होगा, देखो भाई अब क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे एक A25 भी लगा दिया। तो देखो A1 जो है वो A25 के साथ जब मिलेगा, है ना, तो एक पेयर बन गया, फिर A2 का A24 के साथ एक पेयर बन गया, तो अभी भी वो सेम ही रहेगा। मतलब A1 A25 जो है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है उसके 3 पेयर बन रहे हैं, यानी उसका क्यूब हो रहा है इक्वल्स टू 4 का क्यूब। तो अभी भी A1 इंटू A25 का आंसर कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है अपने को। पर अब इसमें क्या होगा, अब देखो इसमें क्या होगा, तो A1 वाला बंदा
A25 के साथ मिलकर पेयर बना लेगा, A2 वाला बंदा A24 के साथ पेयर बना लेगा। ऐसे चलते 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 A12 वाला बंदा जो है वो A13 वाले के साथ पेयर बना लेगा। सॉरी 12 वाला इसके साथ क्या बनाएगा, 12 वाला तो 14 के साथ बनाएगा ना, क्योंकि 12 + 14 26 होता है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए 26। तो ये A13 बीच में रह गया, ये इसका पेयर इसके साथ बन गया है ना, A11 वाले का पेयर बन जाएगा A15 वाले के साथ। तो ये तो ऐसे सारे पेयर बन गए, पर ये A13 तो रह गया ना यहाँ पे। तो मैंने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कितने पेयर बन गए पहले ये बताओ, कितने पेयर बन गए। तो A1 से लेकर 12 तक गए, तो अभी भी 12 पेयर ही बने हैं, यानी कि A1 A25 के कितने पेयर बन गए, 12 पेयर बन गए। पर A13 जो है वो अभी भी बचा हुआ है, कोई बात नहीं है। तो A13 एक्चुअल में क्या है, A1 से लेकर A25 का मिडिल टर्म है बेसिकली A13, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे। मतलब तुम देख रहे हो मिडिल टर्म तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका है एक तरीके से, मतलब क्वेश्चन में मिडिल टर्म पढ़ा दिया मैंने तुमको। तो फिलहाल A1 A25 की पावर 12 A13 इक्वल्स टू, इसके बारे में बताना है। तो A1 A25 की पावर 12, व्हाट इज दैट, दैट इज 4 की पावर 12। ना व्हाट इज A1 13, तो यार तुम्हें लग रहा होगा ये वही चीज़ है। देखो A1 से लेकर A13 के बीच में कितने टर्म्स आएंगे, 11 टर्म्स आ गए। फिर A13 से A25 के बीच में फिर से कितने टर्म्स आ गए, 11 टर्म्स आ गए, यानी कि ये तीनों इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि A1 A13 एंड A25 ये क्या है, ये जीपी में है, बिल्कुल सही बात है, ये तीनों जीपी में है। अगर ये तीनों जीपी में है यानी कि A13 का स्क्वायर जो होगा वो A1 A25 के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ऐसा है देन व्हाट इज A13 इन रियलिटी, A13 तो इसका रूट है। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, इसका रूट A1 A25 का रूट। ना व्हाट इज A1 A25, उसका रूट क्या होगा, तो 4 का रूट कर देगा तो 2 होगा ना यार यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लिख दे, छुट्टी कर, ठीक है ना। क्या हो गया, 2 हो गया। तो क्या आंसर आ गया इसका, 2 × 2 की पावर 24, यानी कि 2 की पावर 25, दैट इज द फाइनल आंसर। अब मेरी बात सुनो, क्या सीखा तुमने इससे, पता मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि अगर तुम्हें सब्जेक्ट की फील आ चुकी है, जैसे मेरे को यहाँ पे जीबी की बिल्कुल अच्छे से फील आ गई, इसलिए मैंने बिना कोई मिडिल टर्म का कंसेप्ट जाने ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम एपी में भी देखोगे ना, तो अगर तुम दिमाग से खेलो, मतलब अगर तुम सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि A1 + AN जो होता है ना, जो फर्स्ट और आखिरी टर्म होता है वही इसके बराबर भी होता है A2 + AN-1, इसी टाइप की चीज़ देखी थी हम लोगों ने, सिर्फ इसके बेसिस पे, और इतनी सी प्रॉपर्टी के बीच में कि A1 A5 A9 ये सब भी AB में होंगे। अगर तुम सिर्फ इतना भी याद कर लो तो तुम लगभग सारे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। तुम देख पा रहे हो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया तुम्हें जीपी में, मतलब जीपी में मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ाया है उसके बारे में, मिडिल टर्म और इन सब चीज़ों के बारे में, फिर भी तुम लगभग हर क्वेश्चन देख पा रहे हो कि कुछ भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है सच। फिर भी अब तुम हम लोग फटाफट से जल्दी से मिडिल टर्म तुम्हें बता देता हूँ क्या होता है मिडिल टर्म, ठीक है। जैसे कि तुम ये ना बोलो कि अरे कोर्स कंप्लीट नहीं कराया, ये है वो है, फालतू की बकवास है ना, फिर भी मतलब करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, है ना। तो देखो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, तो A1 A2 A3 ऐसे करते करते हमारे पास AN तक हमारे पास एक जीपी है, और यहाँ पे N जो है वो ऑड है। अगर N ऑड होगा तो अब तो तुम्हें समझ में आएगा, अगर N ऑड होता है तो एक मिडिल टर्म होता है, तो मिडिल टर्म क्या होगा इसमें, इस केस में मिडिल टर्म क्या होगा, तो देखो अगर A1 A2 A3 A4 A5 हो तो फिर भैया इसका मिडिल टर्म क्या होता था, A3 है ना, बीच वाला A3। तो A3 को तुम कैसे बना सकते हो, 5 + 1/2, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, इसका मिडिल टर्म होगा AN + 1/2, ये इसका मिडिल टर्म होगा। आपको बोलेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फिर से वही वाली बात आ गई, देखो A1 से AN + 1/2 में के बीच में कितने टर्म्स होंगे, बोलो कितने टर्म्स होंगे, N + 1/2 -1, यानी कि कितने हो गए, N - 1/2 टर्म्स होंगे इनके बीच में, एंड सिमिलरली इनके बीच में भी कितने होंगे, N - 1/2 टर्म्स ही होंगे। अब दोनों में इक्वल डिस्टेंट टर्म्स हैं, यानी कि A1 AN + 1/2 एंड AN, ये तीनों किस में आ गए, ये तीनों जीपी में आ गए। दैट मीन्स कि AN + 1/2 की वैल्यू कितनी हो गई, AN + 1/2 की वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू हो गई ये √A1 AN। तो मुझे लगता है हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये हम लोगों ने सीख लिया। कहाँ पे सीखा, यहाँ पे सीखा, देखो कहाँ गया यार वो, ये रहा A13 A1 A25। अब यही तो किया था, कितने प्यार से किया था, यहाँ पे कितने अच्छे से फील आई थी मेरे को इस क्वेश्चन को करने में, पर इसको करने में इतनी अच्छे से फीलिंग नहीं आ रही थी तुमको, जो मैंने अभी तुम्हें करके दिखाया ये ऑड नंबर्स के लिए। तो इसलिए बोलते हैं कि हाँ सही है, हर चीज़ को एक पॉइंट में लिखना चाहिए, पर मतलब मेरा तरीका ना, मेरे को ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है कि तुम क्वेश्चन के फॉर्म में बच्चों से खुद प्रूव करवा लो, है ना। तो तुमने देखा होगा कि ये क्वेश्चन में मज़ा आ गया, थोड़ा फील से आ रही थी चीज़ें। अच्छा अब इसके आगे देखते हैं, तो इसके आगे बहुत छोटी सी चीज़ बची कि अगर N इवन हो जाता तो जैसे अगर A1 A2 A3 A4, अगर चलो A5 A6, ठीक है, तो अब कितने इसमें होंगे, तो A3 A4 है ना, तो दो बनते हैं, कौन से अगर इसको AN ले लूँ, है ना, तो क्या बनेगा, एक AN/2 बनता है और एक AN + 2/2 बनेगा, है ना। देखो ये और ये राइट है, 8/2 राइट। अच्छा तो अब इन दोनों के लिए हम क्या बोल सकते हैं, तो इन दोनों के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि तो अपने आप ही पेयर फॉर्म कर लेंगे। देखो A1 जो है वो AN के साथ बन जाएगा, A2 जो है वो A5 के साथ बना लेगा, और A3 A4 के साथ, मतलब कहने का मतलब A1 AN =
A2 A5 एंड A3 A4। तो सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि A1 AN विल बी इक्वल टू AN/2 AN प्लस 2/2। बस ये बोल सकते हैं हम लोग अगर इवन वो हो तो। इवन वाला अगर अब तुम बोलोगे ये इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ कुछ पड़ा ही नहीं हमें, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखो जो जब मैंने अभी जब ये वाला क्वेश्चन में मैंने 24 टर्म्स माने थे, तो तुम्हें याद होगा ये अड़ंगा आया ही नहीं था, A13 नाम का अड़ंगा ही नहीं आया था उसमें। क्यों नहीं आया था? क्योंकि उसमें सीधे सीधे सारे पेयर्स ही बन गए थे ना लाइन से। जो इवन जब हम लोगों ने 24 टर्म्स लिए थे तो सबके सब पेयर बन गए थे, तो ये फायदा हुआ था उसमें। तो मतलब ओवरऑल हो गया, बस यही प्रॉपर्टीज़ थी। और बिलीव में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, ना मेंस में ना एडवांस में। सारे क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी। जो मेन आया ना वो है ये सम ऑफ जीपी, वो हम करेंगे अभी अगली लेक्चर से। ठीक है, एकदम फ्रेश होकर आना, बढ़िया करके, एकदम दिमाग लगा करके, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। ये तो सिंपल है फिलहाल, अभी मज़ेदार तुम दिखाता हूँ, चलो हल्का सा ग्लांस देता हूँ कितनी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। जैसे देखोगे 11 + 103 + 1005, ये देखो साहब 6 + 66 + 6, मतलब देख पा रहे होगे क्या मज़ा आएगा अगली क्लास में। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखो मतलब बोलते हैं ना एकदम कि अच्छा ये हमारे सिलेबस में है, ये हम करेंगे 3.01 + 5.001 + 7.001 n टर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन की क्वांटिटी भी देखते हैं ना, कितने सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, बहुत ही मजा आएगा इसमें। ये देखो 5 करते हुए 5 का डिजिट बना है। अब मैंने तुमसे बोला कि 6 करते हुए एंड डिजिट का एक नंबर बन रहा है। ठीक है, इसके ऊपर पूरा एनालिसिस करना बढ़िया करके, एकदम से मजा आ जाएगा तुमको। एक और है कि मतलब चलो छोड़ो, थोड़ा तो सस्पेंस रखेंगे, मतलब बहुत ही मजा आने वाला है फिलहाल। तो 60 क्वेश्चन ये हैं और लगभग 15-20 क्वेश्चन और हैं, वो इनफाइनाइट जीपी में। तो अगले लेक्चर में ये सब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।